वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के राजस्थान जीके को हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, तो बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किससे संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ये बनी ठनी जो पेंटिंग है ये राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। तो क्वेश्चन आता है, राजस्थान की मोनालिसा कौन कहलाती है? बनी ठनी पेंटिंग, जो कि किशनगढ़ से संबंधित है। इस शैली का विकास जो है किशनगढ़ शैली का सावंत सिंह के समय में हुआ। बनी ठनी एक एकाश्म चित्र है जिसका चित्रांकन जो है राजा सावंत सिंह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा याद करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे कि बनी ठनी जो है किससे संबंधित है। तो ऐसे याद रख लीजिए, बनी ठनी यानी वो किशन जो है ऐसा बना ठना कि गढ़ ही गाड़ दिए जिसने, यानी किशनगढ़ से संबंधित है। और ये इसके चित्रकार कौन है, इसको कैसे याद रखेंगे? यानी बनी ठनी पेंटिंग बनाई, ऐसी पेंटिंग है जो कि राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। तो बनी ठनी ऐसी पेंटिंग इन्होंने बनाई कि सभी को इन्होंने निहाल ही कर दिया, ठीक है, या ध्वज गाड़ दिए। तो मोर ध्वज निहाल चंद इसके चित्रकार हैं। और बात करें शासक की कि किस शासक के समय में विकास हुआ बनी ठनी का, तो बनी ठनी सावंत सिंह के समय में इसका विकास हुआ। तो सावंत सिंह यानी शाश्वत कर लीजिए, बनी ठनी ऐसी पेंटिंग है जो कि शाश्वत है, इसका शाश्वत विकास हुआ। तो सावंत सिंह के समय में इसका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेली किशन रुक्मणी री ये किस भाषा का ग्रंथ है? तो वेली किशन रुक्मणी री उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ये ग्रंथ है। यह एक श्रेष्ठ काव्य है जो बीकानेर के नरेश राव कल्याणमल के पुत्र राठौड़ पृथ्वीराज की सर्वोच्च रचना है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि वेली किशन यानी वेला नहीं है किशन, वेला मतलब फ्री नहीं है इतना किशन, इसीलिए उतर और मार, उतर कर मार कल्याण करने के लिए पृथ्वी का, यानी युद्ध से संबंधित इमेज बना लीजिए कि किशन जो है वेला नहीं है, इसीलिए रथ से उतर और लोग मार कल्याण करने के लिए, किसका कल्याण करने के लिए? पृथ्वी का। तो उतर कर मार यानी उत्तरी मारवाड़ी भाषा में है ये। कल्याण करने के लिए यानी इनके पिता का नाम पहले दिया है, तो कल्याणमल के पुत्र हैं। और पृथ्वी की रक्षा के लिए यानी पृथ्वीराज की ये सर्वोच्च रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज हो या बड़ी तीज हो, वो सावन मास में बनाई जाती है। इस प्रकार से इसको याद रख लीजिए कि छोटी तीज हो या बड़ी तीज हो, ये सावन मास में बनाई जाती है। राजस्थान में इसी तिथि से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। छोटी तीज के अवसर पर जयपुर में भव्य तीज की सवारी निकाली जाती है। तो ये भी आता है कि कहाँ पर भव्य तीज की सवारी निकाली जाती है, तो जयपुर में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। तो राजस्थान के तो कौन है? तेजाजी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तेजाजी। राजस्थान में प्रमुख रूप से 5 लोक देवता माने जाते हैं जिन्हें पंचपीर की संज्ञा दी गई है। तो पंचपीरों को याद रखना है, तेजाजी, रामदेव जी, हड़बूजी, पाबूजी और मांगलिया महाजी। इन 5 पीरों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कितने पीर हैं, तो पंचपीर कहा जाता है इनको, और इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। आप इन राजस्थान के 5 पीरों को इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक है, राम का तेज पा लिया मैंने हट करके, या कह दीजिए बाजू पकड़ के, ठीक है। राम सा तेज जो है पा लिया मैंने हट करके या बाजू पकड़ के। तो राम से हम याद रखेंगे रामदेव जी, तेज से तेजा जी, पा से पाबू जी, मेहा से यानी मैंने मेहा, मांगलिया मेहा जी, हट कर लीजिए या बाजू, इन्हीं से बन रहा है हट बाजू यानी हडबू जी, ठीक है। तो ये थोड़ी याद करने की ट्रिक है, आपको ये 5 पीर याद हो जाएंगे कौन कौन से हैं। राम का तेज पा लिया मैंने हट करके या बाजू पकड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महिलाएं नथ धारण करती हैं। नथ कहाँ पर धारण करती हैं? न से नाक, यानी नाक में धारण करती हैं ये। नथ के अलावा नाक में सौंफ, लौंग, फीणी, चुन्नी और बाली, ये भी नाक में धारण करने वाले आभूषण हैं। तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखकर इनको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सौंफ देखी है ना आपने किचन में, तो सौंफ किस से सूंघते हैं? नाक से। लौंग, चुन्नी,
बाली, फीनी। तो ये सूंघने से याद रख लीजिए कि फीनी जो है और चुन्नी जो है और बाली जो है वो हम किससे सूंघते हैं? नाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या कह दीजिए कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? तो राणा कुंभा हैं ये। इन्होंने राणा कुंभा जी ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। अब इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए चित्तौड़गढ़, तो चित किया है किसी को, ठीक है, और विजय हासिल की है। तो विजय से याद रखेंगे, विजय स्तंभ इन्होंने स्थापित किया। और विजय हासिल करते हैं तो माल बहुत मिलता है, तो मालवा के शासक को इन्होंने हराया था, ठीक है। और आजकल जब भी हम कोई भी विजय हासिल करते हैं तो पार्टी वगैरह करते हैं, तो इन्होंने क्या किया? एक कुंभ का आयोजन किया। तो कुंभ से याद रखेंगे राणा कुंभा जी। राणा कुंभा जी जो हैं विजय स्तंभ के निर्माता हैं और इन्होंने मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया था। आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वराह मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, गुलाब की खेती, ब्रह्मा मंदिर, रत्नागिरी पहाड़ी, राता डूंगर, मान महल और गोघाट ये कहाँ से संबंधित हैं? तो वराह मंदिर पुष्कर से संबंधित है, रंगनाथ जी का मंदिर ये पुष्कर से संबंधित है, गुलाब की खेती पुष्कर से संबंधित है, ब्रह्मा मंदिर, रत्नागिरी पहाड़ी, मान महल, गोघाट, राता डूंगर ये पुष्कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी का, ये सुमलित नहीं है। सवाई भोज मंदिर आसिंद में है, तो यहाँ पर भोज से कर लीजिए भोग, तो भोग की आस लगाई जाती है, इस मंदिर से भोग की आस लगाई जाती है, यानी ये भोज मंदिर कहाँ पर स्थित है? आसिंद में, आस से आसिंद। राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर में, तो इसको ऐसे ध्यान कर लीजिए कि अमर सिंह की जो छतरी है ना उस पर गौर कीजिए भाई। अमर सिंह की राठौड़ की छतरी पर क्या करना है? गौर करना है। तो गौर से याद रखेंगे, इससे पहले लगा दीजिए ना, यानी नागौर में स्थित है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। डिग्गी कल्याण जी की ये कहाँ पर स्थित है? डिग्गी कल्याण जी, तो ये बूंदी में स्थित है। तो इसको ऐसे कर लीजिए कि जो डिग्गी होती है, पानी की डिग्गी है, वो बूंद बूंद से भरती है, तो डिग्गी से ध्यान रखेंगे बूंद बूंद यानी बूंदी, ये बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा पूरा पर्यटन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो ये नहीं है पूछा गया है। तो हम बात करें तो किराडू, खेड़ और जसोल ये पूरा स्थल बाड़मेर जिले में स्थित है। भीनमाल नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी दर्रा, तो हल्दी घाटी का दर्रा कहाँ पर स्थित है? घेवर माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? चार भुजा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवीगढ़ के महल कहाँ पर है? लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? सावित्री तीर्थ कहाँ पर स्थित है? और कुंभलगढ़ दुर्ग का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो ये सभी क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, तो इन सभी को याद रखना है, अलग अलग इनको याद रखना है। हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है? घेवर माता मंदिर कहाँ है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये राजसमंद में है ये सभी, तो इनको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं? हल्दी घाटी दर्रा, घेवर माता मंदिर, श्रीनाथ जी ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। लक्ष्मण झूला इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ दुर्ग ये राजसमंद में स्थित है। वीडियो के लास्ट में देखेंगे हम राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महादेव सिंह खंडेला को किसान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये। इसको याद रखेंगे ऐसे कि किसान क्या होते हैं? महान होते हैं। किसान क्या होते हैं? महान होते हैं, कड़ी धूप में वो कार्य करते हैं, तो महान से याद रखेंगे महादेव सिंह खंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रेहाना रियाज चिश्ती को नियुक्त किया गया है। इसको हम याद ऐसे रखेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि महिला आयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? होना चाहिए, होना चाहिए। तो होना से याद रखेंगे, रे लगा देंगे रेहाना, ठीक है। रेहाना रियाज चिश्ती महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में विदेश मंत्रालय ने पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? तो ये कोटा में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे जो पासपोर्ट हैं वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये जो है पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र कोटा से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
तो आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र किसको बनाया जाएगा, तो एक तरह से कोटा रिजर्व किया गया है, ये कोटा, कोटा यानी कोटा। और इससे अतिरिक्त हमने कल परसों के वीडियो में देखा था कि बोन बैंक कहाँ स्थापित किया गया, बोन बैंक यानी हड्डियों का बैंक, तो हड्डियों के मामले में कोटा दिया गया था, तो उसको भी हमने कोटा से याद किया था, तो कोटा, बोन बैंक कोटा में स्थापित किया गया। और अब पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, वो भी कोटा में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है और पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है और बॉन्ड बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो वो कोटा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कितने वर्षों के लिए पर्याप्त उपलब्धता के उद्देश्य से ऊर्जा नीति तैयार की जाएगी। तो ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है 30 वर्षों के लिए, जो कि 2021 से 2050 तक चलेगी। तो नई ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है 30 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 17वीं वन रिपोर्ट जो कि हाल फिलहाल में जारी की गई है, तो 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक वनों का उदय हुआ है उदयपुर में, फिर सेकंड स्थान पर आता है अलवर, तीसरे स्थान पर है प्रतापगढ़ और चौथे स्थान पर बारां, पांचवें स्थान पर है चित्तौड़गढ़। तो सर्वाधिक वन है कहाँ पर, उदयपुर में, फिर है अलवर, फिर प्रतापगढ़, बारां, चित्तौड़गढ़। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी 2 वर्षों तक, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सर्वाधिक वनों का उदय कहाँ पर हुआ है, उदयपुर में। तो पहला तो हमारा निकट का आ गया कि पहले स्थान पर कौन है, उदयपुर है। नेक्स्ट की बात करेंगे, और वन संपदा में जैसे ही वृद्धि हुई तो वन लवरों पे प्रभाव पड़ा और उन्होंने डिसीजन लिया कि बार बार इसी प्रकार के गढ़ स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है हमारी इजी सी कि सर्वाधिक वनों का उदय कहाँ पर हुआ, तो उदय से याद रखेंगे, उदयपुर पहले स्थान पर है, तो सर्वाधिक वनों का उदय हुआ वहाँ पर। इस उदय को देखते हुए यानी सर्वाधिक वनों को देखते हुए वन लवरों पे प्रभाव पड़ा और उन्होंने डिसीजन लिया कि बार बार इसी प्रकार के गढ़ स्थापित करेंगे, यानी अधिक से अधिक वन लगाएंगे ताकि इसमें बढ़ोतरी हो। तो लवरों से याद रखेंगे कि दूसरे स्थान पर है अलवर, पे से प्रतापगढ़, तीसरे स्थान पर है, बार से चौथे स्थान पर है बारां और गढ़ से याद रखेंगे चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में जो न्यूनतम वन वाले जो जिले रहे वो कौन से हैं, तो उनको याद करेंगे हम। तो हमने सर्वाधिक की ट्रिक देखी, इसके बाद हम देखेंगे न्यूनतम वन। तो न्यूनतम वन सबसे कम वनों के लिए कौन सा चुना गया है, चुना से याद रखेंगे चूरू। सबसे कम के लिए कौन सा चुना गया है, चूरू। और सर्वाधिक वनों का उदय कहाँ पर हुआ था, उदयपुर में, यानी पहले स्थान पर उदयपुर। और यहाँ पर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम के क्षेत्र में कौन सा चुना गया, चूरू चुना गया। दूसरे स्थान पर हनुमानगढ़ रहा और तीसरे स्थान पर जोधपुर, चौथे स्थान पर रहा गंगानगर और पांचवें स्थान पर रहा दौसा। तो न्यूनतम वन के क्षेत्र में चुना गया चूरू, चुना गया चूरू। तो दूसरा याद करेंगे ऐसे कि हनुमान जाओ गंगा में दोस्त होकर आओ अपने। ठीक है, तो चूरू चुन लिया गया है, सबसे कम वन क्षेत्र के मामले में सबसे कम यहाँ पर वन है, तो चूरू चुन लिया गया। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि हनुमान जाओ गंगा में दोस्त होकर आओ। तो हनुमान से हनुमानगढ़ दूसरे स्थान पर रहा, जाओ से जोधपुर तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर गंगानगर और पांचवें स्थान पर रहा दौसा। न्यूनतम वन संख्या यहाँ पर है इनकी, पहले स्थान पर चूरू, फिर हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा।